अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपको सी शॉप फॉर बिगनर कोर्स सीरीज़ के 5th लेक्चर में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम मैसेज या टेक्स्ट स्क्रीन पर कैसे शो करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के बारे में और इनपुट कैसे लेते हैं रन टाइम पे ये बताऊंगा, और कुछ सी शार्प के बेसिक वर्कफ्लो के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां पे हम नाम देंगे अपने प्रोजेक्ट का बेसिक वर्क फ्लो। ओके करते हैं। जब हम सी शार्प का एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बहुत सारी सेटअप फाइल बाय डिफॉल्ट देता है जो कि प्रोजेक्ट को बिल्ड करने और रन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली सेटअप फाइल मिलकर एक पैकेज बनाती हैं जिसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर आपने वो सारी फाइल्स को देखना है विजुअल स्टूडियो में, आप वो सारी फाइल्स देख सकते हैं। अगर आप वो फाइल देखना चाहते हैं तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है, वो हम यहां से सर्च कर लेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये आ गया यहां पे हमारे पास। ठीक हो गया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप देखें इधर बहुत सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये चीज समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन फाइल है, ये देखें ये वाली, इसको सबको बंद कर दें। सॉल्यूशन फाइल्स में बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। सॉल्यूशन फाइल आप समझें एक मेन फोल्डर है जिसमें सब फोल्डर होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट के। जो आप एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होंगे, जब हम आपको ऊप सिखाएंगे उसके अंदर आप देखेंगे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्लास लाइब्रेरी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने क्लाइंट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसका वेब हैंड भी बना रहे हैं और उसका मोबाइल हैंड भी बना रहे हैं, तो आप दो प्रोजेक्ट एक सॉल्यूशन फाइल में रख सकते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन फाइल हमें हेल्प करता है हम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करें। ओके, हम अभी नीचे चलते हैं। ये देखें आपको ये चीज जो नजर आ रही है ये वाली, जिसके ऊपर सी शार्प का आइकॉन है, ये असल में हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है। इसको ओपन करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं। इसमें देखें बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं, प्रॉपर्टी, रेफरेंसेस, ऐप कॉन्फ़िग, प्रोग्राम, सीएस। हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। सॉल्यूशन फाइल का और हमारे प्रोजेक्ट का नाम सेम ही होता है। चले अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टी में क्या है। हाँ, प्रॉपर्टी में हमारे पास एक आ रही है assembly info.cs। हम इसको देखते हैं ये क्या है। जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तब एक असेंबली बनती है। असेंबली exe फाइल भी होती है और DLL फाइल भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें असेंबली इंफॉर्मेशन होती है, लाइक के असेंबली का वर्जन, असेंबली का कॉपीराइट, ऑथर कौन है, प्रोजेक्ट का नेम वगैरह वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि रोज आजकल जैसे कि हमें दिन ब दिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं, तो वो क्या है हमारी वर्जन्स चेंज होती रहती हैं कि जैसे कि 1.2, 1.0, 1.2 इस तरह की। वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपनी असेंबली फाइल में लिखते हैं। यहां नीचे देखते हैं हम, जैसे कि ये देखें आपको नजर आ रहा है इसका वर्जन है भी। तो यहां से हम अपने
प्रोजेक्ट का वर्जन, अगर कोई नाम हमने चेंज करना है अपने प्रोजेक्ट का, हमने ऑथर के बारे में लिखना है XYZ, ठीक है, हमने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है प्रोजेक्ट की वो हम अपनी असेंबली फाइल में देते हैं। चलें इसको मैं क्लोज करता हूँ, अगेन मैं सोल्यूशन फाइल में दे जाऊँगा। तो अब देखें यहाँ पे सोल्यूशन फाइल हमारी गुम होगी, ये यहाँ पे साइड पर आ गई है, ये नज़र आ रही है आपको। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, हम इसको पिन कर देंगे, मतलब ये ऑटो हाइड, दोबारा इसको यूं कर देंगे हम इधर आ जाएगा। मतलब अगर ना मिले तो हम दोबारा यहाँ पे सर्च पर जाके हम इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अभी हमारे पास आता है रेफरेंसेस। असेंबली फाइल में क्या होता है, असेंबली फाइल के अंदर बहुत सारी DLL फाइल होती हैं। बेसिकली हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए डिफरेंट असेंबलर DLL फाइल की ज़रूरत होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि C# को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्क हो यानी कि उन्होंने लाइब्रेरीज उनमें यानी कि यूटिलाइज की होती हैं। उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं या फंक्शंस होते हैं, उसको यूटिलाइज करके हम अपना काम आसानी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल देते हैं हम आपको C या C++ की। C या C++ में हमने देखा है कि हम उसमें हेडर फाइल यूज करते हैं। C में हैश इंक्लूड stdio.h, या फिर हम C++ में यूजिंग नेम स्पेस देते हैं। ये भी क्या है, वो हम उनको उस लैंग्वेज में हेडर फाइल कहते हैं। C# में ये हमारे पास रेफरेंसेस की बात हो रही है, कि जैसे कि ये है, हम इसके अंदर अपने बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज भी बना के डाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो हम प्रोग्राम को रन करने के लिए जो लाइब्रेरीज जो DLL फाइल्स चाहिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई और वर्क करना है, कोई इनपुट आउटपुट करना है, हम यहाँ पे जाएंगे ऐड रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे फाइल लोड्स में देखें काफी सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी, ये देख लें, आपको भी नजर आ रहा है। तो अगर मुझे कोई भी लाइब्रेरीज फॉर एग्जांपल मुझे कोई इनपुट आउटपुट करना है, यहाँ पे सिस्टम IO सिस्टम, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आता रहेगा कि हम ये लाइब्रेरीज या DLL फाइल्स या रेफरेंसेस कैसे यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको बंद करते हैं, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें पता होना चाहिए। अब आती है ऐप कॉन्फ़िग। ऐप कॉन्फ़िग क्या होती है, बेसिकली तमाम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज होती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर हम इस तरह की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं कि मतलब कि डेटाबेस कौन सा है या डेटाबेस सर्वर कौन सा है, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा है, और इस तरह के मजीद जो कॉन्फ़िगरेशन जो एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती हैं वो यहाँ लिखते हैं हम ऐप कॉन्फ़िग फाइल में, यहाँ पर। चलें इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आती है हमारी program.cs फाइल। अब देखते हैं ये क्या होती है। ये जो हमारी फाइल है ये हमारी program.cs फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट देता है। program.cs बेसिकली एक वाहिद क्लास है जो प्रोजेक्ट के साथ मिलती है। इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन या मेथड होता है जहां से हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप इस फाइल को देखें, ये बेसिकली दो चीजों के दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है, एक नेम स्पेस और दूसरा यूजिंग। अब दोनों को हम देखेंगे। चलें पहले हम देखेंगे कि यूजिंग क्या है, यूजिंग वाला हिस्सा क्या है। जैसे कि हमने देखा रेफरेंस में कुछ DLL इंपोर्ट की हैं बाय डिफॉल्ट। जो चीज इंपोर्ट है वो चीज बिल्कुल जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो ये फाइल यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर मौजूद हैं वो चीज हमें जैसे कि हमारी ये लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं conio.h यानी कि हैश इंक्लूड stdio.h, यही ऐसे समझ लें यूजिंग सिस्टम कोई भी। उसके बाद हम देखें इसको, मैं इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं
सिस्टम क्या है, हमारी एक DLL फाइल है, इनमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं अभी console.write। कंसोल एक क्लास है, वो भी इनमें से किसी एक लाइब्रेरी की, एक DLL की यानी कि क्लास है। वो हम देखते हैं कि वो किस DLL की या किस लाइब्रेरी की क्लास है, वो भी देखते हैं हम आहिस्ता। अब आती है बारी इस नेम स्पेस बेसिक फ्लो की। जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ये यूजिंग समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं console.writeline हेलो। अब मैं कंसोल के ऊपर होवर करूंगा, देखिए यहां पे बता रहे क्लास सिस्टम, मतलब कि सिस्टम से हमारा ये जो हमारी क्लास है, ये सिस्टम की लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहां से सिस्टम को हटा दूंगा, देखना यहां पे एरर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे एरर आ गया। क्या बोल रहा है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कंट्रोल। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगेन अगर मुझे यही क्लास यानी कि यही DLL फाइल, यही हमें लाइब्रेरी दोबारा चाहिए, मैं करूंगा यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन। अगेन देखें हमारा एरर हट गया। अब हमने समझना है इस स्ट्रक्चर को। चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शंस यानी कि मेन मेथड हमारा वो मेथड होता है जहां पे हम अपना इंटायर कोड लिखते हैं, जहां पे हम जो चीज हमने रन करनी होती है वो हमारा मेन मेथड में आता है। और मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं एक ये, उसके बाद कंसोल कैपिटल C आएगा क्योंकि ये हमारी केस सेंसिटिव है। अगर हम जो चीज कैपिटल में लिखी होगी वो कैपिटल में ही लिखेंगे, अगर कोई चीज स्मॉल में लिखी होगी तो स्मॉल में ही लिखेंगे। console.writeline अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे हाय। उसके बाद हमने स्क्रीन को भी तो रोकना है। कंसोल अगेन मिस्टेक कर रहा हूं, console.read या रीड लाइन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलें ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट रन हो गया है। देखें अब जो चीज मैंने पहले लिखी थी वही चीज एग्जीक्यूट हुई है। पहली स्टेटमेंट में हमने लिखा था हेलो, उसके बाद हमने लिखा हाय। ऐसा नहीं है, देखेंगे पहले हाय प्रिंट हो गया उसके बाद हेलो प्रिंट हो गया। ये चीज कि जो भी चीज हमारी एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम में वो स्टेप बाय स्टेप होती है। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे। अब देखें कि मेन फंक्शन हमारा कहां पर आ रहा है। मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम क्लास के अंदर डिफाइन है। अच्छा जी, प्रोग्राम क्लास क्या है? प्रोग्राम क्लास एक रोबोट है और ऐसा समझ लें कि मेन फंक्शन इस रोबोट का छोटा सा माइंड है। ये रोबोट का माइंड मतलब कि इसके अंदर हम ये वही काम करेगा जो हम इसे करवाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि चाहते हैं कि रोबोट हमारा चलता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टैटिक, यहाँ पे एक मैं मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक वॉइड, कोई भी मैं गो का मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। हमें पता है हम इंशाल्लाह ये मेथड भी सीखेंगे। मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस, एक ये मेथड और फंक्शन एक ही ब्लॉक का नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, बिल्कुल हम इसको पढ़ेंगे आगे लेक्चर में जाके। अगले जो भी हमारे आगे लेक्चर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.writeline, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो रोबोट गो। तो यही फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ गो। देखें, और दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहिए, ये जो आप पर्पल सा साइन देख रहे हैं ना,
ये जो साइन है ये जिस चीज के भी आगे आएगा और जिस चीज के भी सामने आएगा वो हमारा फंक्शन है या मेथड है। ठीक है, ये आप समझ लेना। हमने इसको हम कॉल किया सेमीकोलन, अभी हम रन करेंगे। देखें इसने जो वही काम किया जो मैंने इसे करवाया। चलें इसको मैं फिर 2-3 दफा लिख लूं कि हम जितनी मर्जी दफा हम कर सकते हैं। गो टू नो गो। ये देखें इस चीज का कितना फायदा है, ये हमारा कितनी टाइम बचाती है। ये जो हमारी सजेशन विंडो है, अगेन ये 2 दफा प्रिंट होगा। अब अगेन देखते हैं। अब आप देखें जो हमारी प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम क्लास है ना, वो कहाँ डिफाइन है, नेम स्पेस में। उस नेम स्पेस का नेम क्या है जो हमने, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, नेम स्पेस का नेम, सॉल्यूशंस का नेम और हमारे प्रोजेक्ट का नेम सेम ही होगा जो हम सेव करेंगे। प्रोग्राम क्लास हमारी आती है नेम स्पेस में डिफाइन हो रही है। अच्छा, नेम स्पेस का फायदा क्या होता है? नेम स्पेस का फायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम के आपने ये प्रोजेक्ट किसी को देना है, वो इसको अपनी लाइब्रेरीज में इंक्लूड कर लेगा या वो इसको अपनी रेफरेंसेस में इंक्लूड कर लेगा। इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो यूज कर सकता है। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं, छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम मिसाल ले रहा हूँ वैसे, यूजिंग बेसिक फ्लो। यहाँ पे देखें हमारा आ गया, क्योंकि एक नेम स्पेस है। ये एक हमारी DLL फाइल भी हम यानी कि हम इससे DLL फाइल भी बना सकते हैं। अगर मैं ये किसी को देना चाहूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो ये मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किसी को दे सकता हूँ। यानी कि हम इससे इसी तरह क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स को मिला मिला के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो नेम स्पेस का ये बहुत फायदा है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यूज करना चाहता हूँ यूजिंग, यहाँ पे मैं ये नेम स्पेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेसिक फ्लो, ठीक है, डॉट यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी यूजिंग फ्लो सेमीकोलन। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा? हाँ, ये चीज भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या मसला है यहाँ पर। बेसिक फ्लो डॉट प्रोग्राम, देखें अब प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, देखें जो चीज ये हम खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल देखें हमारा गो फंक्शन आ रहा है, मेन आ रहा है, ये देखें सब चीज आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे और अब हम सीखेंगे कि हम C# के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी कि ये हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि हमने C# के अंदर इनपुट कैसे लेना है। चलें इनपुट लेके देखते हैं कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। चलें देखते हैं अभी हम इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग इनपुट लेके देखता हूँ। तो हमें इनपुट लेना है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग A, मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन कॉमा इंटर योर नेम, ठीक है, ओके हो गया, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट, यानी कि हम सबसे पहले करेंगे A इज इक्वल टू जो भी इनपुट लेंगे हम, क्योंकि इनपुट किसी वेरिएबल में हमने स्टोर भी तो करवाना है ना। चलें बिल्कुल ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन, हमने इनपुट लेने के लिए रीड लाइन का यूज करना है। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, ओके ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ जो मैंने इनपुट लिया होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन योर
नेम इज योर नेम इज। अब हमने स्क्रीन को रोकना भी है, console.read या रीड लाइन। ओके हो गया। अब F5 को प्रेस करेंगे। देखें यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ उज़ैर, योर नेम इज उज़ैर। बात समझ में आई। अभी हम इनपुट कैसे, इंटीजर इनपुट कैसे ले सकते हैं, फ्लोट कैसे ले सकते हैं, मैं आपको इंटीजर कब लेना बताऊंगा कि हम इंटीजर कैसे ले सकते हैं। आप ट्राई करना कि आप दूसरे डेटा टाइप के लिए भी इनपुट लें, ट्राई करना। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फीडबैक में, या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें हम इंटीजर का देखते हैं कि हम इंटीजर में कैसे लेंगे। इंटीजर ए console.writeLine इंटर नंबर सेमीकोलन कंसोल, हमने बिल्कुल स्टोर कराना है। ए इज इक्वल टू console.readLine। अब देखें हमने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है थोड़ा सा हम देखेंगे। ये बोल रहा है स्ट्रिंग console.readLine, मतलब ये बोल रहा है कि एरर हमारा ये आ रहा है कि हम जो इनपुट लेते हैं ना वो हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगा। हम उसको टाइप कास्ट करेंगे, उसको यानी कि कन्वर्ट करेंगे जिस टाइप का इनपुट हम ले रहे हैं उसमें, जिस टाइप का इनपुट हमें चाहिए। क्योंकि हमने इंटीजर के अंदर चाहिए, हमने इंटीजर डिक्लेयर किया तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर के अंदर। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यूज करेंगे कन्वर्ट क्लास, कन्वर्ट डॉट इंट। यहां पे आ रहा है टू इंट, यानी कि टू इंट 32। अगर छोटा इंटीजर होता तो हम 16 लेते, ये हमारा नॉर्मल इंटीजर हम लेंगे। या अगर बड़ा इंटीजर होता तो हम 64 करते। 32 करेंगे। उसके बाद प्रेसिज है, हमारा ये मेथड है, हम इसको पूरे को मेथड में करेंगे। देखें ये हमारा एरर चला गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे, console.writeLine your number is concatenation a सेमीकोलन। चलें हम रन करते हैं इसको। यहां पे मैंने नंबर दिया 500, योर नंबर इज 500। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, उम्मीद है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।